नमस्कार। सुन लो यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास के एक ऐसे अध्याय में जिसे अक्सर स्वर्ण युग कहा जाता है। बात हो रही है गुप्त साम्राज्य की। कैसे वो मौर्यों के जाने के बाद के बिखराव से उभरे और कैसे एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। हमारे पास है चैप्टर 24 राइज एंड ग्रोथ ऑफ द गुप्ता एम्पायर और आज इसी पर हम गहराई से चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार। हाँ, ये चैप्टर यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। गुप्त काल सिर्फ राजनीतिक एकता के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि कला, विज्ञान, साहित्य इन सब क्षेत्रों में भी काफी विकास हुआ। तो आज की चर्चा से गुप्त वंश की नींव कैसे पड़ी, कौन मुख्य शासक थे, उनकी नीतियां क्या थीं, साम्राज्य कैसे फैला और हाँ, आखिर में पतन क्यों हुआ, ये सब समझने में आसानी होगी। बिल्कुल। तो कहानी शुरू करते हैं उस दौर से जब मौर्य साम्राज्य ढलान पर था या यूं कहें कि बिखर चुका था। उस समय मतलब मौर्यों के बाद भारत की राजनीतिक तस्वीर कैसी थी? कौन सी शक्तियां थी जो उस खालीपन को भरने की कोशिश कर रही थी? देखिए, मौर्यों के पतन के बाद एक तरह का राजनीतिक विखंडन तो हुआ ही था, लेकिन दो बड़ी शक्तियां उभरी जिन्होंने कुछ हद तक स्थिरता लाने की कोशिश की। दक्षिण और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में थे सातवाहन। हाँ, सातवाहन। और उत्तर पश्चिम में थे कुषाण। कुषाण वंश, कनिष्क वाले। हाँ, वही। दोनों ने अपने अपने इलाकों में मतलब एक तरह से व्यवस्था बनाई। सातवाहनों ने दक्कन में राजनीतिक एकता दी, व्यापार को बढ़ावा दिया, खासकर रोमन साम्राज्य के साथ उनका अच्छा व्यापार था। और उधर उत्तर में कुषाणों का भी रोमन साम्राज्य के साथ काफी व्यापार था। सिल्क रूट पर उनका नियंत्रण था। अच्छा। लेकिन लगभग तीसरी शताब्दी ईस्वी के मध्य तक आते आते इन दोनों ही बड़ी शक्तियों का प्रभाव कम हो गया या कहें खत्म सा हो गया। और इसी शून्य में गुप्तों का उदय हुआ। बिल्कुल। कुषाण साम्राज्य जब कमजोर पड़ा तो उसी के खंडरों पर, खासकर उत्तरी भारत में, एक नई शक्ति उभरी, गुप्त साम्राज्य। अच्छा, इनकी शुरुआत के बारे में क्या बताया? मतलब ये गुप्त कौन थे, कहाँ से आए? इनकी उत्पत्ति को लेकर थोड़ी बहस है, मतलब कोई एक पक्का मत नहीं है। लेकिन एक जो काफी प्रचलित सिद्धांत है वो ये कि ये संभवतः वैश्य वर्ण से थे। वैश्य, व्यापारी वर्ग। हाँ, इसका एक आधार कुछ धर्मशास्त्रों में मिलता है, जहां अलग अलग वर्णों के लिए कुछ खास उपाधियां या नाम के अंत में लगने वाले शब्द बताए गए हैं। जैसे ब्राह्मणों के लिए शर्मन, क्षत्रियों के लिए वर्मन, वैश्यों के लिए गुप्त और शूद्रों के लिए दास। अच्छा, तो गुप्त नाम से ही अंदाजा लगाया जाता है। हाँ, ये एक मजबूत संकेत माना जाता है। हालांकि इतिहासकार इस पर पूरी तरह सहमत नहीं है, पर यह एक प्रमुख विचार है। और इनका शुरुआती इलाका कौन सा था? मतलब कहाँ से इन्होंने शुरुआत की? क्षेत्र था वो आज के उत्तर प्रदेश और बिहार में था। और इसमें भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश का इलाका ज्यादा महत्वपूर्ण था शुरुआत में। ऐसा क्यों? क्योंकि जो शुरुआती गुप्त सिक्के मिले हैं या जो उनके शुरुआती शिलालेख हैं, वो ज्यादातर यूपी में ही पाए गए हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में भी कुछ शिलालेख मिले हैं, पर वो सामंतों के या निजी व्यक्तियों के हैं। गुप्तों के अपने शुरुआती पुरातात्विक साक्ष्य यूपी में ज्यादा केंद्रित हैं। तो शक्ति का केंद्र यूपी में था। हाँ, ऐसा लगता है कि प्रयाग, मतलब आज का इलाहाबाद या प्रयागराज, उसके आसपास का क्षेत्र उनका मुख्य गढ़ रहा होगा और फिर यहीं से वो धीरे धीरे फैले। पर एक छोटे से एक क्षेत्र से इतने बड़े साम्राज्य तक का सफर, इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे? मतलब उनकी शक्ति का आधार क्या था? कई कारण थे। एक तो जैसा मैंने कहा, ये कुषाणों के पतन के बाद उभरे। तो एक संभावना ये जताई जाती है कि ये शायद पहले कुषाणों के सामंत रहे हों, मतलब उनके अधीन शासक। अच्छा, फ्यूडिटरीज। हाँ बिल्कुल, फ्यूडिटरीज, खासकर यूपी वाले इलाके में। और इसका एक प्रमाण ये भी है कि जहां कुषाणों के अवशेष मिलते हैं, अक्सर उसके ठीक बाद की परतों में गुप्तों के अवशेष मिलने लगते हैं। तो एक निरंतरता दिखती है। हाँ, एक तरह की। और अगर वो कुषाणों के अधीन थे तो जाहिर है उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा होगा। खासकर सैन्य तकनीक। जैसे घोड़ों का बेहतर इस्तेमाल, लगाम, काठी का प्रयोग, बटन वाले कोट, पतलून, जूते, ये सब चीजें कुषाणों से जुड़ी मानी जाती हैं। और गुप्तों की सेना में घुड़सवारों का बहुत महत्व था। ये चीज उनके सिक्कों पर भी दिखती है, जहां राजाओं को बेहतरीन घुड़सवार दिखाया गया है। मतलब हाथियों की जगह घोड़ों पर जोर ज्यादा था। हाँ, सैन्य रणनीति में घोड़ों का महत्व बढ़ गया था। गति और फुर्ती के मामले में घोड़े ज्यादा कारगर थे। ये तो हुई सैन्य बात। और क्या फायदे थे उनके पास? भौतिक लाभ भी थे। वो जिस इलाके में थे, मध्य देश मतलब मध्य गंगा का मैदान, यूपी बिहार, वो बहुत उपजाऊ था। कृषि से अच्छी आय होती थी। फिर मध्य भारत और दक्षिण बिहार में लोहे के भंडार थे।
हाँ, लोहा तो सेना और औजारों के लिए जरूरी था। बिल्कुल। तो लौह अयस्क तक उनकी पहुंच थी। और एक और महत्वपूर्ण बात, वो उन इलाकों के करीब थे जहां से पूर्वी रोमन साम्राज्य यानी बाइजेंटाइन एम्पायर के साथ रेशम का व्यापार होता था। सिल्क रोड का फायदा मिला उन्हें। हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से। हाँ, उस व्यापार से होने वाली समृद्धि का लाभ उन्हें मिला। तो ये सब अनुकूल कारक थे: उपजाऊ जमीन, खनिज संसाधन, व्यापारिक मार्गों से निकटता और कुषाणों से सीखी गई सैन्य तकनीक, खासकर घुड़सवारी। इन सब ने मिलकर उनकी शक्ति का आधार तैयार किया। तो ये गुप्त वंश सत्ता में कब आया, मतलब एक टाइमलाइन क्या है? देखिए, उत्तरी भारत में कुषाण शक्ति का पतन लगभग AD 230 के आसपास माना जाता है। उसके बाद मध्य भारत के एक बड़े हिस्से पर मुरुंडो का शासन रहा, जो शायद कुषाणों के ही संबंधी थे। उन्होंने लगभग AD 250 तक राज किया और फिर लगभग AD 275 के आसपास गुप्त वंश सत्ता में आया। AD 275। ठीक है, अब यहां से शुरू होता है गुप्त शासकों का दौर। तो इस वंश के पहले महत्वपूर्ण राजा कौन थे जिनका जिक्र करना जरूरी है? वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, इनका शासनकाल मोटे तौर पर AD 319 से 334 तक माना जाता है। AD 319 से 334। ये गुप्त वंश के पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, जिससे उनके बढ़ते प्रभाव का पता चलता है। अच्छा, महाराजा धीराज। इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी इनका विवाह। इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। लिच्छवी, ये तो एक बहुत पुराना और प्रतिष्ठित गणराज्य था, है ना, वैशाली वाले। हाँ भाई, संभवतः नेपाल के आसपास इनका प्रभाव था उस समय। अब इस विवाह का महत्व समझिए। गुप्त जैसा हमने बात की, संभवतः वैश्य मूल के थे। लिच्छवी एक प्राचीन क्षत्रिय कुल था, तो एक स्थापित क्षत्रिय वंश में विवाह करने से गुप्तों की सामाजिक प्रतिष्ठा और राजनीतिक स्वीकार्यता दोनों बढ़ी। हाँ, ये तो एक स्मार्ट मूव लगता है, स्टेटस बढ़ गया। बिल्कुल। और इसी घटना को या अपने राज्यारोहण को यादगार बनाने के लिए चंद्रगुप्त प्रथम ने एक नए संवत की शुरुआत की, जिसे हम गुप्त संवत कहते हैं। गुप्त संवत, हाँ ये तो सुना है। कब शुरू हुआ ये? इसकी शुरुआत AD 319-20 में मानी जाती है, AD 31920। और बाद के बहुत सारे गुप्त शिलालेखों में इसी संवत का प्रयोग तिथियों के लिए किया गया है। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने एक तरह से मंच तैयार कर दिया। हाँ, उन्होंने गुप्त साम्राज्य की नींव को मजबूत किया, प्रतिष्ठा दिलाई और एक नए युग का आरंभ किया। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गद्दी पर कौन बैठा और साम्राज्य का असली विस्तार शायद यहीं से शुरू हुआ? हाँ, उनके बाद आए उनके पुत्र समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। इनका शासनकाल लगभग AD 335 से 380 तक रहा। AD 335 से 380। और ये अपने पिता से भी ज्यादा महत्वाकांक्षी निकले। इन्हें तो भारत का नेपोलियन भी कहते हैं ना? हाँ, ये उपाधि इन्हें दी गई है उनकी विजयों के आधार पर। वो अशोक से बिल्कुल विपरीत थे। अशोक जहां शांति और युद्ध न करने की नीति में विश्वास रखते थे, धम नीति। हाँ, धम नीति। वहीं समुद्रगुप्त को विजय और युद्ध में आनंद आता था। वो एक दिग्विजयी सम्राट बनना चाहते थे। और उनकी इन विजयों के बारे में हमें पता कैसे चलता है? इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति यानी इलाहाबाद स्तंभलेख। हाँ, वही। ये एक लंबा शिलालेख है, संस्कृत में लिखा हुआ है, जिसे उनके दरबारी कवि हरिशेन ने रचा था। नाम याद रखिएगा, हरिशेन। हरिशेन, ठीक है। और दिलचस्प बात यह है कि ये उसी स्तंभ पर खुदा हुआ है जिस पर अशोक के शांति के संदेश वाले लेख भी मौजूद हैं। कमाल की विडंबना है, एक ही पत्थर पर युद्ध और शांति के संदेश। बिल्कुल। ये प्रशस्ति असल में समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखी गई है और इसमें उनके सैन्य अभियानों, जीते गए राजाओं और क्षेत्रों का पूरा ब्यौरा है। तो कैसी थी उनकी विजय नीति, मतलब किन-किन क्षेत्रों को उन्होंने जीता? हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों को कई श्रेणियों में बांटा है। मोटे तौर पर 5 समूह बताए गए हैं। 5 समूह? अच्छा, कौन-कौन से? पहला समूह है गंगा यमुना दोआब के शासकों का, मतलब जो मध्य देश के राजा थे। इन्हें समुद्रगुप्त ने हराया और इनके राज्यों को सीधे गुप्त साम्राज्य में मिला लिया, पूरी तरह से विलय। अच्छा, सीधा कब्जा। दूसरा समूह था पूर्वी हिमालय के राज्यों का, जैसे नेपाल, असम के सीमावर्ती राज्य और कुछ और सीमांत राज्य। इनके शासकों को समुद्रगुप्त ने अपनी अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर किया, मतलब वो कर वगैरह देते थे। इसी समूह में पंजाब के कुछ गणराज्य भी शामिल थे। गणराज्य मतलब रिपब्लिक्स, वो अभी तक थे? हाँ, मौर्यों के पतन के बाद कुछ गणराज्य फिर से पनपे थे, लेकिन समुद्रगुप्त ने आखिरकार इन्हें भी समाप्त कर दिया। तीसरा समूह था विंध्य क्षेत्र के जंगली राज्यों का, जिन्हें आटविक राज्य कहा गया है।
इन पर भी समुद्रगुप्त ने अपना नियंत्रण स्थापित किया, शायद संसाधनों के लिए या मार्गों को सुरक्षित रखने के लिए। और चौथा समूह ये दक्षिण की तरफ था? हाँ, चौथा समूह सबसे दिलचस्प है। इसमें पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के 12 शासकों का जिक्र है। 12 शासक। हरिशेन बताते हैं कि समुद्रगुप्त ने इन्हें हराया, लेकिन फिर उन्हें मुक्त करके उनका राज्य लौटा दिया। हराया भी और राज्य लौटा भी दिया। ये कैसी नीति थी? इसे कहते हैं ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति। मतलब पहले जीता ग्रहण, फिर बंदी बनाया, मोक्ष नहीं बंदी बनाने के बाद मुक्त किया, और फिर कृपा करके अनुग्रह राज्य लौटा दिया। शायद समुद्रगुप्त को लगा कि इतने दूर के क्षेत्रों पर सीधा शासन करना मुश्किल होगा, इसलिए उनकी अधीनता स्वीकार करवा लेना ही काफी है। व्यावहारिक रणनीति। कहां तक पहुंचे थे दक्षिण में वो? उनका अभियान कांचीपुरम तक गया था, दक्षिण में कांची तक। वहां उन्होंने पल्लव राजा विष्णुगुप्त को भी हराया था। बाप रे, काफी लंबा अभियान था। और पांचवा समूह? पांचवें समूह में पश्चिमोत्तर भारत और विदेशी शक्तियों का जिक्र है, जैसे शक और कुषाण शासक, जिनमें से कुछ शायद अफगानिस्तान क्षेत्र में बचे हुए थे। प्रशस्ति कहती है कि इन्होंने भी समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की, उपहार भेजे, उनकी आज्ञा मानी। ये शायद थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर कहा गया हो, लेकिन यह दिखाता है कि समुद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमोत्तर तक महसूस किया जा रहा था। तो ये तो बहुत व्यापक विजय अभियान थे। क्या भारत के बाहर भी उनका प्रभाव था? हाँ, बिल्कुल। इसका एक उदाहरण चीनी स्रोतों से मिलता है। श्रीलंका के राजा थे मेघवर्मन। उन्होंने समुद्रगुप्त के पास एक दूतमंडल भेजा था। क्यों? गया में जहां बुद्ध को ज्ञान मिला था, वहां श्रीलंकाई बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक मठ बनाने की अनुमति मांगने के लिए, और समुद्रगुप्त ने अनुमति दे दी। बाद में वो एक बड़ा मठ बना। ये घटना दिखाती है कि समुद्रगुप्त की प्रतिष्ठा भारत के बाहर भी पहुंच चुकी थी। तभी शायद उन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया। हाँ, विंसेंट स्मिथ जैसे इतिहासकारों ने उन्हें ये उपाधि दी है, प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर। प्रशस्ति में तो यही लिखा है कि वो कभी हारे ही नहीं, अजय योद्धा थे। हालांकि ये प्रशस्ति है, मतलब प्रशंसा में लिखी गई है, तो थोड़ी अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि समुद्रगुप्त एक महान विजेता थे और उन्होंने भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को राजनीतिक रूप से एकीकृत किया। उनकी शक्ति का दायरा उनके पूर्वजों से कहीं ज्यादा बढ़ा था। समुद्रगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का क्या हुआ? क्या ये विस्तार जारी रहा? हाँ, समुद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठे। चंद्रगुप्त द्वितीय, इनका शासनकाल लगभग AD 480 से 412 तक रहा। AD 480 से 412, और इनके समय में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, ऐसा माना जाता है। अच्छा, इन्होंने क्या अलग किया? इन्होंने अपने पिता की विस्तारवादी नीति को जारी रखा, लेकिन 2 तरीकों से, विवाह संबंधों से और सीधी विजय से। विवाह संबंध? जैसे उनके दादा चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था? हाँ, कुछ वैसा ही। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह मध्य भारत में शासन कर रहे वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय से किया। वाकाटक एक शक्तिशाली ब्राह्मण वंश था। इसका क्या फायदा हुआ? हुआ ये कि शादी के कुछ समय बाद ही वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई और उनके पुत्र नाबालिग थे, तो प्रभावती गुप्त ने संरक्षिका के रूप में शासन संभाला। अच्छा, तो सत्ता प्रभावती के हाथ में आ गई? हाँ, और प्रभावती जाहिर तौर पर अपने पिता चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रभाव में थी। इसके प्रमाण भी मिलते हैं प्रभावती के भूमि अनुदान पत्रों से। तो इस तरह चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटकों के जरिए मध्य भारत पर अपना अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया। एक बहुत ही चतुर कूटनीतिक चाल थी ये। और इस बढ़े हुए प्रभाव का इस्तेमाल उन्होंने कहाँ किया? पश्चिम भारत में। मध्य भारत में अपनी पकड़ मजबूत होने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा और गुजरात पर हमला किया। इन इलाकों पर लगभग 400 सालों से शक क्षत्रपों का शासन था। शक, वही विदेशी शासक? हाँ, ये शक क्षत्रप काफी समय से वहां जमे हुए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उन्हें अंतिम रूप से पराजित किया। ये उनकी सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धि मानी जाती है। इस जीत का महत्व क्या था? बहुत ज्यादा। एक तो शकों का सफाया हो गया, दूसरा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण, पश्चिमी भारत और गुजरात के जो बंदरगाह थे वो गुप्तों के नियंत्रण में आ गए। भड़ोच जैसे बंदरगाह? हाँ, सोपारा, भड़ोच, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बड़े केंद्र थे।
रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार यहीं से होता था। तो इन बंदरगाहों पर नियंत्रण से गुप्त साम्राज्य को जबरदस्त आर्थिक लाभ हुआ। व्यापार और वाणिज्य फला फूला। मालवा, जो पहले से ही समृद्ध था, और ज्यादा संपन्न हो गया। और मालवा का मुख्य शहर था उज्जैन। उज्जैन, हाँ, उज्जैन का महत्व बहुत बढ़ गया। व्यापार, संस्कृति, खगोल विज्ञान का केंद्र बन गया। और ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने पाटलिपुत्र के अलावा उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी भी बनाया था। दूसरी राजधानी, अच्छा। और इसी शक विजय के उपलक्ष्य में ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य, ये उपाधि तो बहुत प्रसिद्ध है भारतीय इतिहास और कथाओं में। हाँ, बहुत प्रसिद्ध। विक्रमादित्य का मतलब होता है पराक्रम का सूर्य। ये उपाधि पारंपरिक रूप से उस उज्जैन के शासक से जोड़ी जाती है जिसने लगभग 58-57 ईसा पूर्व में शकों को हराया था और विक्रम संवत की शुरुआत की थी। 58-57 बीसी वाला विक्रम संवत। हाँ। उस शासक को शकारी यानी शकों का शत्रु भी कहा जाता है। तो जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को निर्णायक रूप से हराया तो उन्होंने भी ये उपाधि धारण की और एक तरह से उस पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित किया। वो भी एक महान शकारी और विक्रमादित्य साबित हुए। दिल्ली में जो मेहरौली का लौह स्तंभ है, उस पे भी तो किसी चंद्र राजा का जिक्र है। क्या वो यही चंद्रगुप्त द्वितीय है? ये एक बहस का विषय है, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि उस स्तंभ पर जिस राजा चंद्र की विजयों का वर्णन है कि उन्होंने बंगाल में शत्रुओं को हराया और पश्चिमोत्तर में वंशु नदी ऑक्सिस रिवर तक विजय प्राप्त की, वो संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय ही हैं। हालांकि स्तंभ लेख में जो वर्णन है वो काव्यात्मक प्रशंसा है, तो हो सकता है थोड़ी अतिशोक्ति हो, खासकर वंशु नदी तक पहुंचने वाली बात, लेकिन ये उनके प्रभाव और पराक्रम को तो दिखाता ही है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय साम्राज्य अपने शिखर पर था, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से भी। बिल्कुल, उनका दरबार विद्वानों और कलाकारों से भरा रहता था। महाकवि कालिदास, जिनके नाटक और काव्य संस्कृत साहित्य की अनमोल धरोहर है, वो इन्हीं के दरबार की शोभा माने जाते हैं। कालिदास, हाँ, और अमर सिंह, जिन्होंने प्रसिद्ध संस्कृत शब्दकोश अमरकोश की रचना की, वो भी इन्हीं के नवरत्नों में से एक माने जाते हैं। कला और साहित्य का भी स्वर्ण युग था ये। हाँ, और इसी शांति और समृद्धि के माहौल में एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री भारत आए थे। फाहियान। सही, फाहियान। वो लगभग AD 399 में भारत आए और AD 14 तक यहाँ रहे। AD 399 से 414। वो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म ग्रंथों की खोज में और बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करने आए थे। लेकिन उन्होंने अपने यात्रा वृतांत में तत्कालीन भारत, खासकर गुप्त साम्राज्य के प्रशासन और समाज के बारे में काफी कुछ लिखा है। तो उन्होंने क्या लिखा, मतलब कैसा था उस समय का भारत उनकी नजरों में? फाहियान ने लिखा कि राज्य में अमन चैन था, अपराध कम थे, दंड विधान कठोर नहीं था, ज्यादातर लोग शाकाहारी थे और प्रशासन कुशल था। उन्होंने पाटलिपुत्र जैसे शहरों की समृद्धि का भी वर्णन किया है। हालांकि उनका मुख्य ध्यान बौद्ध धर्म पर था, फिर भी उनके विवरण से उस समय के समाज और शासन की एक झलक मिलती है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, साम्राज्य मजबूत, संपन्न, कला संस्कृति का विकास। लेकिन फिर इतने शक्तिशाली साम्राज्य का पतन कैसे हो गया? हर चीज का अंत तो होता है, पर इसके पतन के क्या कारण थे? हाँ, पतन अचानक नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ, और इसके कई कारण थे, बाहरी भी और अंदरूनी भी। बाहरी कारण क्या थे? सबसे बड़ा बाहरी खतरा आया मध्य एशिया से, हूणों का आक्रमण। हूण, ये कौन थे? हूण मध्य एशिया की एक बर्बर, खानाबदोश जनजाति थी जो अपनी युद्ध कुशलता, खासकर घुड़सवारी और तीरंदाजी के लिए जानी जाती थी। उन्होंने न सिर्फ भारत पर बल्कि रोमन साम्राज्य और ईरान पर भी हमले किए थे। भारत में उनका आक्रमण 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारियों के समय। तो क्या हुप शासक उन्हें रोक नहीं पाए? शुरुआत में कोशिश हुई। चंद्रगुप्त द्वितीय के एक उत्तराधिकारी थे स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, जिनका शासनकाल लगभग AD 455 से 467 तक रहा, AD 455 से 467। इनके समय में हूणों का बड़ा हमला हुआ, लेकिन स्कंदगुप्त ने उन्हें बुरी तरह हराया और साम्राज्य की रक्षा की। इसका जिक्र उनके भितरी स्तंभलेख में मिलता है। अच्छा, तो स्कंदगुप्त ने रोक लिया था? हाँ, उन्होंने सफलतापूर्वक रोका, लेकिन ये जीत शायद काफी महंगी साबित हुई
और स्कंदगुप्त के बाद जो शासक आए वो उतने योग्य और शक्तिशाली नहीं थे। हूण लगातार हमले करते रहे। वो बेहतरीन घुड़सवार थे, शायद धातु के रकाब का इस्तेमाल करते थे, जिससे घोड़े पर उनकी पकड़ और संतुलन बेहतर होता था, और वो कुशल तीरंदाज थे। धीरे धीरे वो सफल होने लगे। लगभग एडी 485 तक हूणों ने पूर्वी मालवा और मध्य भारत के काफी बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। पंजाब और राजस्थान के इलाके भी उनके हाथ में चले गए। तो साम्राज्य काफी सिकुड़ गया। हाँ, पश्चिमी और मध्य भारत का बड़ा हिस्सा हाथ से निकल गया। हालांकि हूणों की शक्ति को बाद में मालवा के ही एक स्थानीय शासक यशोधर्मन ने चुनौती दी। यशोधर्मन ये कौन थे? ये औलिकार वंश के एक सामंत या स्थानीय राजा थे। मालवा में बहुत महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने सिर्फ हूणों को हराया, बल्कि गुप्तों के अधिकार को भी चुनौती दी। एडी 532 में उन्होंने एक विजय स्तंभ स्थापित किया और दावा किया कि उन्होंने लगभग पूरे उत्तरी भारत को जीत लिया है। एडी 532। तो उन्होंने गुप्तों को ही चुनौती दे दी। हाँ, हालांकि यशोधर्मन का शासन बहुत लंबा नहीं चला, लेकिन उनके उदय ने गुप्त साम्राज्य को एक और बड़ा झटका दिया। तो हूण आक्रमण और यशोधर्मन जैसे शासकों का उदय, ये बाहरी और अंदरूनी चुनौतियां थीं। हाँ। और क्या कारण थे? एक बहुत बड़ा कारण था सामंतों का उदय। सामंत? हाँ, मतलब फ्यूडल लॉर्ड्स? हाँ। गुप्त साम्राज्य में प्रशासन के लिए गवर्नरों और स्थानीय शासकों को नियुक्त किया जाता था, जिन्हें सामंत भी कहते थे। जैसे जैसे केंद्रीय शक्ति कमजोर हुई, ये सामंत और गवर्नर ज्यादा शक्तिशाली और स्वतंत्र होने लगे। मतलब वो अपना राज चलाने लगे? बिल्कुल। बंगाल में गुप्तों द्वारा नियुक्त गवर्नर स्वतंत्र हो गए। दक्षिण पूर्वी बंगाल में सामंत स्वतंत्र हो गए। मगध में ही, जहां से गुप्तों ने शुरुआत की थी, वहां उत्तरवर्ती गुप्त, लेटर गुप्ताज नाम का एक राजवंश स्थापित हो गया, जो शायद गुप्तों की ही एक शाखा थे, लेकिन अब स्वतंत्र थे। बिहार और यूपी में मौखरी वंश शक्तिशाली हो गया। उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। कन्नौज, ये तो बाद में बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बना। हाँ, तो धीरे धीरे एडी 550 तक आते आते गुप्तों का नियंत्रण उनके मूल क्षेत्रों बिहार और यूपी से भी खत्म हो गया। उत्तरी मध्य प्रदेश में अलग राजकुमार उभर आए। गुजरात और पश्चिमी मालवा में वल्लभी के मैत्रक वंश ने अपना अधिकार जमा लिया। तो ये तो पूरा साम्राज्य ही बिखर गया लगता है। हाँ, राजनीतिक विघटन बहुत तेजी से हुआ, और इसका सीधा संबंध आर्थिक कारणों से भी था। आर्थिक कारण? वो कैसे? देखिए, जैसा हमने बात की, पश्चिमी भारत का बड़ा हिस्सा गुजरात और मालवा हाथ से निकल गया। स्कंदगुप्त के शासनकाल के अंत एडी 467 के बाद से उन क्षेत्रों में गुप्तों के सिक्के या शिलालेख लगभग मिलने बंद हो जाते हैं। पश्चिमी भारत का नुकसान मतलब पश्चिमी बंदरगाहों का नुकसान? व्यापार से होने वाली आय का नुकसान। बिल्कुल। जो समृद्ध व्यापार था, उससे होने वाला राजस्व बंद हो गया। इससे शाही खजाने पर भारी असर पड़ा। दूसरी तरफ साम्राज्य में ब्राह्मणों और मंदिरों को भूमि अनुदान देने की प्रथा बहुत बढ़ गई थी। लैंड ग्रांट्स। हाँ, इन अनुदानों में अक्सर जमीन के साथ साथ उस पर रहने वाले किसानों और वहां से मिलने वाले राजस्व का अधिकार भी दे दिया जाता था। इससे राज्य की सीधी आय कम होती गई। तो पैसा कम हो गया? हाँ, राजस्व कम हुआ तो एक बड़ी और स्थायी सेना रखना मुश्किल हो गया। सेना कमजोर हुई तो सामंतों को रोकना और बाहरी आक्रमणों का सामना करना और मुश्किल हो गया। ये एक दुष्चक्र बन गया। व्यापार में गिरावट का कोई और भी संकेत मिलता है? हाँ, एक दिलचस्प घटना का उल्लेख मिलता है। एडी 473 में रेशम बुनकरों की एक पूरी श्रेणी गिल्ड गुजरात से पलायन करके मालवा में मंदसौर आ गई। एडी 473, और वहां आकर उन्होंने रेशम बुनाई का काम छोड़कर दूसरे पेशे अपना लिए, जैसे तीरंदाजी, संगीत, लिखन वगैरह। बुनकरों ने बुनाई छोड़ दी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये निकाला जाता है कि शायद पश्चिमी भारत में रेशम के कपड़ों की मांग कम हो गई थी। हो सकता है रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार में गिरावट आई हो, या आंतरिक बाजार में ही मांग कम हो गई हो। ये व्यापार में गिरावट का एक संकेत माना जाता है। हाँ, और मुद्रा का क्या हुआ? सोने के सिक्के तो गुप्तकाल की पहचान माने जाते हैं। हाँ, गुप्तों ने बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए, खासकर शुरुआती दौर में। लेकिन बाद के शासकों के समय, खासकर स्कंदगुप्त के बाद,
सिक्कों में सोने की शुद्धता कम होती गई, मिलावट बढ़ने लगी। डिबेसमेंट ऑफ करेंसी। हाँ, ये दिखाता है कि उनके पास सोने की कमी हो रही थी। वो सोने की मुद्रा को बनाए रखने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन उसकी गुणवत्ता गिर रही थी। ये भी आर्थिक संकट का एक लक्षण है। तो कुल मिलाकर हूणों के आक्रमण, यशोधर्मन जैसे महत्वाकांक्षी शासकों का उदय, सामंतों का स्वतंत्र होना, पश्चिमी भारत का हाथ से निकलना, व्यापार में गिरावट, भूमि अनुदानों से राजस्व की कमी और मुद्रा का अवमूल्यन, इन सब ने मिलकर गुप्त साम्राज्य को पतन की ओर धकेल दिया। बिल्कुल। 6ठी शताब्दी ईस्वी तक आते आते गुप्त वंश का शासन नाम मात्र का रह गया था। जो शाही गौरव चंद्रगुप्त द्वितीय के समय था, वो लगभग एक सदी पहले ही खत्म हो चुका था। चलिए एक बार इस पूरी कहानी के मुख्य बिंदुओं को दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ ठीक से याद रहे। जरूर। तो सबसे पहले हमने देखा कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कुषाणों और सातवाहनों ने कुछ स्थिरता प्रदान की। जी। फिर कुषाणों के पतन के बाद गुप्तों का उदय हुआ, जो संभवतः वैश्य मूल के थे और उनका केंद्र यूपी बिहार में था। उन्होंने कुषाणों से सैन्य तकनीक सीखी और गंगा के मैदान के संसाधनों का लाभ उठाया। फिर आए चंद्रगुप्त प्रथम AD 319-334। हाँ, उन्होंने लिक्ष्वी राजकुमारी से विवाह करके प्रतिष्ठा बढ़ाई और AD 319-20 में गुप्त संवत शुरू किया। उनके बाद आए समुद्रगुप्त AD 335-380, जो एक महान विजेता थे जिनकी प्रशंसा प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। उन्होंने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। फिर शिखर पर पहुंचे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य AD 380-412। बिल्कुल, उन्होंने विवाह और विजय दोनों नीतियों से साम्राज्य को मजबूत किया। शक क्षत्रपों को हराया, पश्चिमी बंदरगाहों पर नियंत्रण पाया, उज्जैन महत्वपूर्ण बना। उनके दरबार में कालिदास जैसे विद्वान थे और चीनी यात्री फाह्यान भी उन्हीं के समय भारत आए। AD 399-414। और अंत में पतन के मुख्य कारण थे हूणों के आक्रमण, जिनका शुरुआती प्रतिरोध स्कंदगुप्त मृत्यु 467 AD ने किया। फिर यशोधर्मन लगभग 532 AD जैसे स्थानीय शासकों का उदय, सामंतों का स्वतंत्र होना और साम्राज्य का विखंडन, पश्चिमी भारत का नुकसान और उससे हुई आर्थिक गिरावट, भूमि अनुदान और व्यापार में कमी से राजस्व घटा और सोने की मुद्रा का अवमूल्यन। तो ये थी कहानी गुप्त साम्राज्य के उदय और पतन की। वाकई भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प अध्याय है। लेकिन वो जो बात शुरू में उठी थी, स्वर्ण युग की, ये सोचने वाली बात है कि क्या ये वाकई सभी के लिए स्वर्ण युग था या ये मुख्यतः शासक वर्ग और अभिजात वर्ग के नजरिए से स्वर्ण युग था? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। जब हम गुप्त काल के प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर आगे बात करेंगे तो इस पहलू पर और विचार कर सकते हैं। हर युग की अपनी जटिलताएं होती हैं। बिल्कुल। तो आज की ये चर्चा गुप्तों के राजनीतिक इतिहास पर केंद्रित रही। उम्मीद है इससे यूपीएससी की तैयारी करने वाले साथियों को गुप्त काल की नींव, विस्तार और पतन को समझने में मदद मिली होगी। हाँ, और मेरा सुझाव रहेगा कि इस चर्चा को 1-2 बार और सुने ताकि महत्वपूर्ण नाम, तिथियां और घटनाक्रम अच्छी तरह याद हो जाएं। गुप्त काल को समझना सिर्फ इतिहास के पेपर के लिए नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता के विकास, राजनीतिक एकीकरण के प्रयासों और सांस्कृतिक उपलब्धियों को समझने के लिए भी जरूरी है। यह हमें सिखाता है कि साम्राज्य कैसे बनते हैं, कैसे शिखर पर पहुंचते हैं और किन कारणों से उनका पतन होता है। ये सीख जीवन में भी काम आती है। बहुत सही कहा। और ये सवाल कि स्वर्ण युग किसके लिए था, ये हमें इतिहास को और गहराई से आलोचनात्मक दृष्टि से देखने के लिए प्रेरित करता है। तो अगर आपको हमारी ये विस्तृत चर्चा उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने साथी उम्मीदवारों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपने विचार या सवाल जरूर बताएं। और हाँ, YouTube चैनल सुन लो यूपीएससी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण विश्लेषण मिस ना करें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।